वेलकम टू द बोल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम स्पोर्ट एंड मूवमेंट का जनरल कॉन्सेप्ट देखेंगे और स्पोर्ट एंड मूवमेंट की ज़रूरत क्यों है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं बहुत सारी फिजिकल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ शो करते हैं, लेकिन इन दोनों में मेन डिफरेंस जो है वो लोकोमोशन में आता है, क्योंकि एनिमल्स मूवमेंट शो करते हैं जबकि प्लांट्स जो है मूवमेंट शो नहीं करते। यानी एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही सपोर्ट की ज़रूरत होती है अगेंस्ट ग्रेविटी। तो पहले हम प्लांट्स की बात करेंगे। तो प्लांट सेल्स में जो कोलोनकाइमा सेल्स होते हैं वो बेबी प्लांट्स यानी छोटे प्लांट्स जो यंग प्लांट्स होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो ओल्डर और अडल्ट प्लांट्स होते हैं उनमें स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो हैं प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब एनिमल मसल्स में कार्टिलेज और बोन जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। कार्टिलेज एंड बोन एनिमल्स को फूड की तरफ मूव करवाते हैं, खतरा हो तो वहाँ से उनको जो है वो खतरे से दूर लेके जाते हैं। और इसके अलावा अगर उन्हें बोरों में छुपना हो या किसी जगह पे उन्हें रहना हो, शेल्टर के लिए जो है कार्टिलेज एंड बोन उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो उस जगह पे मूव कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर्ट इन प्लांट। तो प्लांट में स्पोर्ट जो है वो किस तरह होती है। तो सबको पता है कि प्लांट्स के पार्ट्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो प्लांट्स के पार्ट हैं स्टेम, रूट एंड लीव्स। और स्टेम का मेन फंक्शन है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसके अलावा स्टेम जो है ये रूट और एरिया ब्रांचेस के दरमियान एक सप्लाई लाइन के तौर पे काम करती है, यानी फूड और वाटर को जो है वो रूट और एरिया ब्रांचेस तक पहुंचाती है। स्टेम के अंदर बहुत सी किस्म के सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं जो कि स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इनमें शामिल हैं एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड पिथ। ये तीनों जो है ये लिविंग सेल्स होते हैं और ये वाटर को इनटेक करते हैं बाय ऑस्मोसिस के जरिए। अब ऑस्मोसिस क्या है। तो ऑस्मोसिस कहते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। यानी सेल्स के बाहर जो है वो पानी ज़्यादा होगा, स्टेम में पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो पानी जो है वो इन लिविंग सेल्स के अंदर ऑस्मोसिस के जरिए मूव कर जाएगा और इन लिविंग सेल्स में मौजूद वैक्यूल में पानी स्टोर हो जाता है और सेल्स जो है वो टर्जिड हो जाते हैं, यानी इनके अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो डिवेल्प हो जाता है। इसी प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर जो है वो प्लांट को टर्जिड रखता है और उसको बेंड होने से प्रोटेक्ट करता है। यानी टर्गर प्रेशर की वजह से प्लांट जो है वो बेंड नहीं होता। अगर प्लांट सेल्स की टर्जिडिटी जो है वो लूज हो जाए तो हर्बेसियस स्टेम जो है वो ड्राई आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पे लार्ज ट्री की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हर्बेसियस प्लांट की बात हो रही है, यानी जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम ग्रीन कलर की होती है, अगर उनमें पानी का लॉस हो जाए तो वो स्टेम बैंड हो जाते हैं। जबकि जो लार्जर ट्रीज होते हैं उन्होंने वाटर को बहुत ज़्यादा मिकदार में स्टोर किया होता है अपने स्टेम के अंदर, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी बैंड नहीं होते, वो काफ़ी अर्से तक बिना वाटर अवेलेबिलिटी के सर्वाइव कर सकते हैं। टर्गर प्रेशर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट में टर्जिडिटी को मेंटेन रखने के लिए। कोलोनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सेल जो हैं वो स्टेम के कॉर्टेक्स और जाइलम टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों सेल्स जो हैं लिग्निफाइड होते हैं, यानी इन दोनों सेल्स के अंदर लिग्निन जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो हम यहाँ पे किन की बात कर रहे हैं, कोलोनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की। ये दोनों सेल्स जो है ये लिग्निफाइड होते हैं, इनमें लिग्निन बहुत ज़्यादा मिकदार में स्टोर होता है। कोलोनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा भी प्लांट सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट में यानी खुश्की में रहने वाले जो प्लांट्स हैं उनको एक बहुत ही मेजर स्ट्रेस को फेस करना पड़ता है और वो स्ट्रेस होता है हवा का स्ट्रेस। स्टेम जो है वो इसके अगेंस्ट बेंड होने से खुद को रोकता है ताकि वो हवा के साथ ही बेंड ना हो जाए। तो स्टेम को जो है ये रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है। स्टेम में मौजूद होते हैं वेस्कुलर बंडल्स, और वेस्कुलर बंडल्स आपको पता है इनमें होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन वेस्कुलर बंडल में मौजूद जो जाइलम स्ट्रैंड होते हैं ये बहुत ही हार्ड होते हैं और इनमें इलास्टिसिटी जो है मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से हवा के स्ट्रेस को स्टेम जो है वो ईजिली बियर कर लेते हैं। और जाइलम जो है बिल्कुल स्टेम के अंदर ऐसा फंक्शन परफॉर्म करता है जैसे रेनफोर्स कंक्रीट के अंदर स्टील रॉड अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब कंक्रीट कहते हैं पत्थर और सीमेंट से मिलकर जो मवाद बनाते हैं और उसको सरियों के साथ जो पक्का किया जाता है उसे कहते हैं हम रेनफोर्स कंक्रीट। इसकी बेस्ट एग्जांपल है, आपने लेंटर डलता हुआ देखा होगा।
तो जब लेंटर डालते हैं तो बिल्कुल सीमेंट और पत्थर मवाद यूज़ करते हैं और उसमें सरिये यूज़ किए जाते हैं जिनको हम स्टील रॉड कहते हैं। तो सेम इन्हीं स्टील रॉड की तरह जाइलम जो है वो स्टेम में काम करता है, जिसकी वजह से स्टेम हवा के स्ट्रेस की मौजूदगी में भी बेंड नहीं होता। स्टेम के अंदर जाइलम की अरेंजमेंट जो है ये रिंग की तरह होती है, यानी ये सर्कल में प्रेजेंट होते हैं और ये हवा के स्ट्रेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं स्टेम को, ताकि स्टेम हवा के साथ बेंड ना हो। इसके अलावा जाइलम जो है ये स्टेम के अंदर वेट बेयरिंग एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप देखते हैं कि स्टेम जो है वो उसके ऊपर काफ़ी सारी ब्रांचेस, लीव्स और फिर उसके ऊपर फ्रूट जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये सारा वेट जो है वो किसके ऊपर आता है? स्टेम के ऊपर आता है। तो स्टेम में मौजूद जाइलम स्टेम की वेट बेयरिंग एबिलिटी को बढ़ा देता है। इसके अलावा जो सनफ्लावर प्लांट है, यानी जो सूरजमुखी का प्लांट है, उसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स में एडिशनल स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स पाए जाते हैं और ये बनाते हैं बंडल कैप। प्लांट सेल्स में से अगर वाटर जो है वो लॉस हो जाए ड्यू टू एक्सओस्मोसिस तो प्लांट जो है वो ड्राई आउट हो जाता है, यानी विल्ट हो जाता है। अब एक्सओस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस हमने कहा था कि वाटर का मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और एक्सओस्मोसिस कहते हैं कि प्लांट सेल से वाटर जो है वो सराउंडिंग में मूव हो जाता है, क्योंकि सराउंडिंग में कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और सेल्स के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो इसे कहते हैं एक्सओस्मोसिस। ट्रिगर प्रेशर जो है वो सेल वैक्यूल में हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जनरेट होता है। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट जो है ये मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल में मौजूद वैक्यूल के इर्द गिर्द बाउंड होती है। उस मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। इस मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा तादाद में एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाए जाते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वैक्यूल के अंदर आयंस को पंप करते हैं। क्योंकि वाटर के अंदर हायर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन होता है जो कि वैक्यूल के अंदर पंप होते हैं और सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट के सॉफ्ट टिश्यूज़ को, यानी उनको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वो टिश्यूज़ की हम बात करेंगे जो कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ हैं जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट है स्क्लेरेंकाइमा सेल्स और सेकंड है कोलोनकाइमा सेल्स। तो हम पहले स्क्लेरेंकाइमा सेल्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम कोलोनकाइमा सेल्स को देखेंगे। तो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स जो है ये थिक सेकेंडरी सेल वॉल रखते हैं, इम्प्रेग्नेटेड होते हैं विद लिग्निन और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी इन सेल्स के अंदर लिग्निन और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है ये वॉल को हार्ड बनाते हैं। ज़्यादातर स्क्लेरेंकाइमा सेल्स जो है ये नॉन लिविंग होते हैं और इनका प्राइमरी फंक्शन होता है प्लांट के पार्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना। तीन तरह के स्क्लेरेंकाइमा सेल्स जो हैं वो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। फर्स्ट है फाइबर्स जिनको ट्रैकिड्स भी कहते हैं, सेकंड है स्क्लेरेट और थर्ड है वेसल्स जिनको ट्रेकिया भी कहा जाता है। तो फाइबर्स जो है लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और ये जाइलम में सॉलिड बंडल के तौर पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्क्लेरेट। तो ये फाइबर से शॉर्टर होते हैं और ये सीड कोट और नट शेल्स में पाए जाते हैं, यानी सीड के ऊपर जो सीड का शेल होता है, कोट होता है, और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके जो शेल होते हैं उनमें पाए जाते हैं स्क्लेरेट्स। नेक्स्ट है वेसल्स जिनको ट्रेकिया भी कहा जाता है। तो ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ एंड टू एंड ज्वाइन होती हैं और वाटर कंडक्टिंग पाइप बनाती हैं जाइलम के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास कोलोनकाइमा सेल्स। कोलोनकाइमा सेल्स में प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है, इनके अंदर सेकेंडरी वॉल मौजूद नहीं होती। कोलोनकाइमा सेल्स की प्राइमरी वॉल में एंगुलर थिकनिंग जो है वो पाई जाती है, यानी इनमें जो मटेरियल और सब्सटेंसेस हैं वो सेल्स के एंगल्स और कॉर्नर में डिपॉजिट होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि इनके अंदर एंगुलर थिकनिंग जो है वो पाई जाती है। ये सिलेंडर या फिर स्ट्रैंड में ग्रुप की फॉर्म में पाए जाते हैं। प्लांट के यंग हर्बेसियस पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और यंग स्टेम के अंदर जो कोलोनकाइमा के सिलेंडर होते हैं वो सरफेस यानी एपिडर्मिस के जस्ट बिलो प्रेजेंट होते हैं और जैसे जैसे प्लांट जो है वो ग्रो करता है, मेच्योर होता है, तो फिर कोलोनकाइमा के ही कुछ सेल्स जो हैं एपिडर्मिस से नीचे वो स्क्लेरेंकाइमा स्ट्रैंड में चेंज हो जाते हैं। कोलोनकाइमा सेल्स जो हैं इलास्टिक होते हैं, यानी इनके अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती है, इलोंगेट होते हैं स्टेम और लीव्स की ग्रोथ के साथ साथ। नेक्स्ट है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। जब एपिकल मेरिस्टेम
एम्ब्रियोनिक एंड प्राइमरी टिश्यूज जो है वो प्लांट के डेवलप कर देते हैं। उसके बाद स्टेम एंड रूट जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद है हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट की चौड़ाई जो है वो इंक्रीज होती है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये मोस्टली एविडेंट होती है वुडी पेरिनियल प्लांट्स के अंदर, यानी ट्रीज, श्रब्स एंड वाइन प्लांट्स के अंदर। पेरिनियल यानी वो प्लांट्स जो कि सारा साल ग्रो करते हैं, उन्हें कहते हैं पेरिनियल प्लांट्स, और उनके अंदर हम सेकेंडरी ग्रोथ को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ कुछ सेल्स की डिवीजन से होती है। तो कौन कौन से सेल्स जो हैं वो डिवाइड करके सेकेंडरी ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, उनमें शामिल है वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम जो है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान सिलेंडर होता है डिवाइडिंग सेल्स का, जो सबसे पहले अपीयर होता है, तो उसे कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड करके दो न्यू टिश्यूज बनाता है, और एक जो है जो इनर सरफेस पे प्रेजेंट होता है वेस्कुलर कैम्बियम के, वो बना देता है सेकेंडरी जाइलम, और अदर सेल्स के आउटर सरफेस पे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वेस्कुलर कैम्बियम के, वो बना देता है सेकेंडरी फ्लोएम। ये आपको डायग्राम से जो है इजीली समझ में आ जाएगा। सेकेंडरी जाइलम जो है ये स्टेम की थिकनेस को प्रोवाइड करता है, और काफ़ी साल गुजरने के बाद वुडी स्टेम के अंदर ये थिकर और थिकर होता रहता है। सालों गुजरने के साथ साथ वेस्कुलर कैम्बियम जो है स्टेम के अंदर लेयर्स प्रोड्यूस करता है, और ये लेयर्स जो हैं इजीली रिंग की फॉर्म में विजिबल होती हैं। एक साल में एक लेयर जो है वो डेवलप होती है स्टेम के अंदर। इन रिंग्स को काउंट करके हम प्लांट की एज का अंदाज़ा इजीली लगा सकते हैं, लेकिन इन रिंग को हमने काउंट कहाँ से करना है, तो हमने इसको प्लांट के ट्रंक से जो है वो काउंट करना है। ट्रंक मीन्स प्लांट की जो मेन बॉडी होती है, जो मेन स्टेम होती है, ज़मीन से 1-2 फुट ऊपर प्लांट को हम कट करते हैं, तो हमें प्लांट में जो है सर्कल नज़र आते हैं, तो उन सर्कल को काउंट करके हम प्लांट की एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये है स्टेम का स्ट्रक्चर। तो असल में ये है स्टेम का ट्रंक। तो स्टेम की जो सबसे आउटर सरफेस होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद जो है स्क्लेरेंकाइमा सेल्स होते हैं। स्क्लेरेंकाइमा सेल्स के बाद जो है वो कोलेनकाइमा सेल्स होते हैं, और बाकी सारे इनर साइड पे होते हैं पैरेंकाइमा सेल्स। पैरेंकाइमा सेल्स, कोलेनकाइमा सेल्स और स्क्लेरेंकाइमा सेल्स जो है ये तीनों कॉर्टेक्स बनाते हैं, और सेंटर में होती है पिथ। स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल जो है सर्कल में पाए जाते हैं। तो ये आपको रेड कलर में जो नजर आ रहे हैं ये है वेस्कुलर बंडल्स, और वेस्कुलर बंडल्स की इनर साइड का जो पोर्शन है वो है जाइलम, जिसे प्राइमरी जाइलम कहते हैं, और जो आउटर पोर्शन है वो है फ्लोएम, जिसको प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होती है, जिसे कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। अब वेस्कुलर बंडल्स को यहाँ पे आपको बढ़ा के दिखाया गया है। तो ये है प्राइमरी जाइलम जो अंदर की तरफ पाया जाता है, और ये है प्राइमरी फ्लोएम जो कि आउटर साइड पे पाया जाता है। अब जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं। इनमें से सेल्स जो हैं वो डिवीजन करते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम के सेल्स डिवीजन करते हैं और दो टिश्यू सेल्स बनाते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 में डिवीजन करके दिखाई गई है, तो 2 जो है इन्होंने टिश्यूज बना दिए हैं। अब वो टिश्यू जो कि आउटर सरफेस पे होगा वो बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम, और वो टिश्यू जो कि इनर सरफेस पे होगा वो बनाएगा सेकेंडरी जाइलम। तो इस तरह जो है वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो डेवलप हो जाते हैं ड्यू टू वेस्कुलर कैम्बियम। और ये कंप्लीट क्या है, ये है वेस्कुलर बंडल। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं सैपवुड। तो वुड का जो एक्टिव पोर्शन होता है, यानी वुड के वो सेल जो एक्टिवली डिवीजन कर रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं सैपवुड। और नेक्स्ट है हार्टवुड। तो स्टेम का या वुड का वो पार्ट जो कि इनएक्टिव होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है, यानी फूड को ट्रांसपोर्ट आगे नहीं करता, उसे कहते हैं हार्टवुड। बहुत सी स्पीशीज के अंदर इन नॉन कंडक्टिंग इनएक्टिव वुड के अंदर बहुत सी वैरायटी ऑफ केमिकल्स पाए जाते हैं, यानी कि रेजन्स, ऑयल, गम्स एंड टेनिन्स वगैरह, जिनको हम फर्दर डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये प्लांट को इंसेक्ट अटैक और डिके होने से भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रेड सिदार के अंदर ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और कॉनिफर्स के अंदर ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कैलस।
कैलस जो है ये सॉफ्ट पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं जो कि स्टेम्स या फिर रूट की डैमेज सरफेस के ऊपर या फिर सरफेस के नीचे रैपिडली डिवीजन करके प्रोड्यूस होते हैं और वाउंड को क्योर कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं कैलस। और ये कैलस जो है ये कौन प्रोड्यूस करता है? तो वेस्कुलर कैम्बियम जो है ये वाउंड के ऊपर, जख्म के ऊपर कैलस जो है वो प्रोड्यूस करता है और ये कैम्बियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा कैलस जो है ग्राफ्टिंग और बडिंग के दौरान ब्रांचेस को यूनाइट करते हैं और एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन।